Now I will be talking some terms which are used in many places under law. बार बार वो शब्दों को एक्सप्लेन करने की बजाय वंस फॉर ऑल उसको एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं. बार बार उन चीजों को मेरे को बताना पड़ेगा. उसकी जगह एक बार शुरुआत में बताए, काम खत्म. जो कि इंडेक्स से बेहतर प्लेस उसके लिए मिलने वाला नहीं है. कहां से बेटर प्लेस? इंडेक्स. मतलब वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस और सम कॉमन टर्म्स विच आर यूज्ड इन मेनी प्लेसेस अंडर लॉ. क्लियर? सबसे पहले आपके सिलेबस में है आईआरएफ. इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम बताओ ना. इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. इसमें आपको क्या पढ़ना है? बेसिकली पहला यूनिट में थोड़ा बहुत है इंट्रोडक्शन. क्या है बताओ ना यार? इंट्रोडक्शन में मतलब लॉ क्या होता है, कैसे पास होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, ये सब चीजें. अरे एक्ट क्या होता है और रूल्स क्या होता है, ये सब चीजें. अरे क्या बोला मैंने? सुना? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना. दूसरा सब चैप्टर है इन्फोर्सिंग द लॉ. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं. फिर से बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग. एक काम करो ना, बुक में आओ ना, पेज नंबर के हिसाब से देखो जरा. बुक में आओ, तुमको एक बार देखते जाओ खाली क्या क्या चीज पढ़ना क्या है इसमें. पेज नंबर है 2.1. उसमें खाली पलट कर, अब मैं पूरा का पूरा पेज उसी हिसाब से पलटाऊंगा, खाली समझो जरा. जैसे अब इस चैप्टर में क्या चीज पढ़ना है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. समझ रहे हो? खाली नाम देखो. खाली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में क्या क्या लोग, कौन कौन लोग. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री का काम. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम. इनका सब बेसिक नॉलेज आपके सिलेबस में है. सिर्फ क्या चीज? बेसिक. अगला चैप्टर का नाम क्या है? एक बार इंडेक्स पेज को अपने सामने रखो और स्क्रीन पर देखो. चलो छोड़ो, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन. इंडेक्स पेज को सामने रखो और स्क्रीन पर देखते रहो. स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम. नहीं, बीच में एक छूट गया. इंडियन रेगुलेटरी बॉडी. अच्छा, तुम लोग को रेगुलेटरी बॉडी का मतलब समझाया था क्या? क्या होता है रेगुलेटरी बॉडी का मतलब? छोटा पार्लियामेंट. फिर से बोलो, कौन सा पार्लियामेंट? अरे आवाज नहीं आया. पार्लियामेंट एक छोटू पार्लियामेंट बना दिया. तुम इस सेक्टर के रिलेटेड लॉ बनाओ, इंप्लीमेंट करो और जजमेंट पास करो. तुम ही पार्लियामेंट हो, तुम ही पुलिस हो, तुम ही कोर्ट हो. पार्लियामेंट का क्या काम होता है? लॉ बनाना. पुलिस का क्या काम होता है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना मार मार कर. और कोर्ट का क्या काम होता है? डिसीजन पास करना. झगड़ा हो तो डिसीजन. तो ये क्या है? कुछ कुछ रेगुलेटरी बॉडी आपके सिलेबस में है. सारा रेगुलेटरी बॉडी आपके सिलेबस में नहीं है. जैसे सेबी. असल में सेबी का जो डिस्कशन है ना, वो सीए फाइनल में पढ़ाई होता है डिटेल में, फाइनेंशियल मार्केट्स का. आरबीआई इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इसका, आरबीआई का फंक्शन. यार तुम लोग आरबीआई तो जानते हो ना. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. लिखो मत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका फंक्शन भी आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं. दिमाग पर जोर नहीं देना है. दिमाग पर जोर देना है कि नहीं देना है? नहीं देना. आया समझ में? और उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है देखकर बताओ ना. स्ट्रक्चर ऑफ. इसमें कोर्ट्स का बेसिक स्ट्रक्चर है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब. अरे क्या बोला मैंने? सुना? उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बेसिक्स में पहला यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन. क्या है बताओ ना? बेसिक्स. उसके बाद ये क्या है? पढ़ो जरा. ये नहीं, पलटो मत. ये क्या है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को ही तो तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जा रहा है. सबसे पहला कंडीशन क्या है? नाम बताओ ना. पहला कंडीशन क्या है? ऑफर क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगा, ये अलग कहानी है पूरा का पूरा. अरे बोलो, समझ में आया? नहीं आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर क्या है? कंसीडरेशन. अच्छा, इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस में पढ़ते हैं कितने टाइप के ऑफर होते हैं, कितने एक्सेप्टेंस होते हैं, ये सब पढ़ते हैं. कंसीडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लीगल ऑब्जेक्ट, ये सब पढ़ चुके ना. फिर क्या आता है समझो जरा. फिर एक चैप्टर आता है परफॉर्मेंस, एक चैप्टर आता है ब्रीच. इसमें क्या पढ़ते हैं? अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी जो आपको दिया वो पूरा कर दिया तब क्या होगा? दैट इज परफॉर्मेंस. तुमने ड्यूटी पूरा किया तब क्या होगा? फिर से बोलो, तुमने ड्यूटी पूरा किया तब क्या होगा? और अगर तुमने धोखा दिया तब क्या होगा? ब्रीच शब्द का मतलब होता है धोखा. ब्रीच शब्द का मतलब, फिर से बोलो, ब्रीच शब्द का मतलब ढोकला नहीं बोल रहा हूं मैं, धोखा. ब्रीच वर्ड का मतलब अब से तुम लोग वो याद करोगे. ब्रीच वर्ड का मतलब क्या याद करोगे? धोखला. अरे
लिख लो। परफॉर्मेंस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी को पूरा किया। परफॉर्मेंस का मतलब इंडेक्स पेज पे लिखो, इंडेक्स पेज पर लिखो, कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी को पूरा किया। छोटा करके लिखो ना, कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी को पूरा किया। और ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी को पूरा नहीं किया, ढोकला दे दिया। अरे ढोकला नहीं, धोखा, ढोकला दे दिया, अरे सॉरी धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। अरे बोलो समझ गए? अच्छा ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या बला है सर? क्या होता है? ना तुम जानो ना हम कॉन्ट्रैक्ट से। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलोगे? ना तुम जानो ना हम कॉन्ट्रैक्ट है ये। मैं तुमको नहीं जानता, तुम मेरे को नहीं जानते, पर लॉ बोला ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम लोगों के बीच में। आप समझे? ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अरे क्या बात हुआ सर, ऐसे कैसे होता है? हाँ, पार्टीज के बीच में बातचीत हुआ नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस है नहीं, फिर भी लॉ बोला होगा होगा होगा, चलो होगा। कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन को पास नहीं किया, फिर भी बोला, लॉ बोला कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे माइनर, जैसे कौन? माइनर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट की नॉट कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट? नॉट कैपेबल, पर नेसेसरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, वो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर क्या है इसका? नाम बताओ, सेक्शन नंबर क्या है? 68 से 72। फिर से बोलो, क्या नाम है? सेक्शन 68 से 72। नहीं समझ में आया? मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पास नहीं किया, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्वासी वर्ड का मतलब होता है डमी, लिखना नहीं है। क्वासी वर्ड मतलब क्वासी होता है। क्वासी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को पास नहीं किया, फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, खत्म ना? अरे बोलो, फिर से बोले क्या? अरे फिर से बोले। अब नेक्स्ट एक है बीच में कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब अनसर्टेनिटी पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट। लिख लो, अनसर्टेनिटी पे डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, अनसर्टेनिटी पे डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, अनसर्टेनिटी पे डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग बताओ, कहीं से भी किसी का कोई कनेक्शन लग रहा है क्या तुमको? अगर लग रहा है तो तुम लोग बोलो मेरे को, कुछ लग रहा है कनेक्शन? नहीं है बाबा, नहीं है कनेक्शन, एकदम कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ कौन सा चैप्टर कनेक्टेड लग रहा है तुमको बताओ? परफॉर्मेंस और ब्रीच। फिर से बोलो, कौन सा लग रहा है कनेक्टेड? आवाज को नहीं है मना, कौन सा कनेक्टेड लग रहा हो भैया? परफॉर्मेंस का मतलब क्या बोला? बोलो, अभी पढ़ा था, क्या बोला? परफॉर्मेंस का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी पूरी करना। और ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी पूरी नहीं करना, धोखा देना। समझ गए? खाली ये दो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ड्यूटी पूरी करना, पूरी नहीं करना। क्लियर? कंटिंजेंट का मतलब क्या है बताओ ना? अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंडेंट चीज। ये तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब कुछ है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ना, इनके नाम क्या है? इनके नाम है चैप्टर 1। ये सब यूं समझ लो चैप्टर 2 में होंगे। ये सब कहां पर है? चैप्टर 2 में। कहां पर है? चैप्टर 2 में। अब कैसे लिखते हैं हमको नहीं पता लग रहा था, तो इसीलिए हम नहीं लिख पाए। इतना तो कॉमन सेंस दिख ही रहा है। अरे कैसे लिखे वो लिख नहीं पा रहे थे, तो ठीक है, क्या करेंगे। इनके सेक्शन असल में बिखरे बिखरे से है, तो इसलिए देना भी ठीक नहीं है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। अरे देखो ये कहां के चैप्टर नंबर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर से बोलो, कहां के? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये क्या होता है, इंडेमिनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है। इंडेमिनिटी वर्ड का मतलब होता है तुम्हारा जो नुकसान हुआ वो हम तुमको देंगे, नुकसान की भरपाई। लिखो मत, लिखने का जरूरत नहीं है, सुनो, क्योंकि यहां लिखने का जगह नहीं है। सुन लो, खाली सुन लो, लिखने का जरूरत नहीं है। इंडेमिनिटी शब्द का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो नुकसान हुआ, चिंता मत कर, हम देंगे, काय टेंशन ले रहा है। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? आवाज नहीं आ रहा, किसका कॉन्ट्रैक्ट? अरे आवाज नहीं आ रहा, किसका कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। तुम चिंता मत कर, तुम्हारा जो नुकसान हुआ ना, इंश्योरेंस कंपनी देगा, काय टेंशन ले रहा है। अरे गाड़ी चोरी हो गया, हम देंगे ना रे। हॉस्पिटलाइज होगा, हम देंगे ना। मरेगा, हम देंगे ना तुमको पैसा। मरने के बाद तुमको पैसा, तुम्हारी फैमिली को हम देंगे पैसा। फैक्ट्री में आग लग गया, चिंता मत कर, हम देंगे, हम है ना। इसको बोलते हैं इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी वर्ड का मतलब होता है तुम्हारा जो लॉस हुआ हम देंगे, काय टेंशन ले रहा है।
कोई डाउट? अब एक होता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, फिर से बोलो क्या चीज का? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझो। व्हाट इज गारंटी? इंडेमनिटी का मतलब समझ में आया क्या? अरे इंडेमनिटी का मतलब समझ में आया क्या? क्या होता है इंडेमनिटी का मतलब? तुम चिंता मत कर, लॉस होगा हम देंगे, क्या टेंशन ले रहा है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी का मतलब क्या होता है, सुनो। मान लो ये एक किसान है, ये कौन है? एक किसान, पोटैटो फार्मर है। कौन है? पोटैटो फार्मर। मैं हूं पेप्सी, पेप्सी चिप्स बनाता हूं, चिप्स। आलू डालता हूं, चिप्स निकालता हूं, आलू डालो चिप्स निकालो, आलू डालो चिप्स निकालो, आलू डालो चिप्स निकालो, आलू डालो चिप्स निकालो। अरे नहीं, हम लोग चिप्स बनाते, आलू डालो चिप्स निकालो, आलू डालो चिप्स निकालो, आलू डालो चिप्स निकालो। तो एक दिन ये किसान, मैं इससे पोटैटो खरीदता हूं, समझो आराम से, सिंपल है। एक दिन ये किसान मेरे पास आया, बोला इस साल हम आपको आलू नहीं बेच सकते क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है बीज बोने के लिए, मेरे पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मेरे पास वर्कर को पेमेंट करने के लिए, खेती करने के लिए पैसा नहीं है। तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत कर, तुम आ चल मेरे साथ चल। ये मेरे पास आया, बोला हमारे पास पैसा नहीं है, हम इस बार खेती नहीं कर सकते, हम सुसाइड करने जा रहे हैं। रुको 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 रुको, मरो मत मरो मत, रुको। नालायक, बेशरम, बोलता सफेद कपड़ा में किसान है, हंसी मत उड़ाओ नालायक। तो मैंने बोला रुको तुम, चलो आओ मेरे साथ आओ, कुछ नहीं होगा। दुकान के पास गया, बोला फर्टिलाइजर खरीदना है, तुमको बीज खरीदना है, सब हम दिलवाते हैं उधार पर। फर्टिलाइजर वाले को, दुकानदार को, सेलर को बोल दिया तुम एक काम कर, इसको पैसा दे, तुम इसको फर्टिलाइजर दे, तुम इसको ट्रैक्टर दे, तुम इसको डीजल दे, तुम इसको सीड दे। पेमेंट नहीं करेगा तो चिंता मत कर, हम तो पेमेंट करेंगे ना, तुमको मेरे पर तो विश्वास है, हम तो एक बड़ा कंपनी है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल को चेंज करता हूं, ये किसान है, मैं भारत सरकार हूं, राज्य सरकार हूं, मैं कौन हूं बताओ ना? भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, समझ गए? ये लोन लेना चाहता बैंक से, क्या क्या लेना चाहता है? बैंक से लोन। तो बैंक वाला इसको लोन देने को तैयार नहीं है, मैं बोलता है चल बैंक लोन दे, लोन दे। नहीं दिया, अगर ये लोन रिपेमेंट नहीं किया तो हम देंगे, क्या चिंता लेकर रहा है? भारत सरकार या राज्य सरकार गारंटी देता है फार्मर लोन पर। इस तरह के सौदे को बोलते हैं गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, गारंटी का। इसका मतलब सारा कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का पास करना होगा कि पास नहीं करना होगा? करना होगा। दिस इज नोन एज गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। कोई डाउट? गारंटी का मतलब क्लियर हुआ? लिखने का जरूरत नहीं है, लिख नहीं पाओगे। नेक्स्ट है बेलमेंट। क्या होता है बेलमेंट? कई जगह पर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में, बाद में भी कहीं पर आएगा। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेलमेंट इज समथिंग लाइक, मान लीजिए मैं अपना सामान इसको देता हूं पर्पस पूरा करने के लिए, कि एक पर्पस पूरा होगा तो तुम वो सामान मेरे को रिटर्न कर देना। मतलब मैंने अपना कपड़ा, फिर से बोलो, मैंने अपना कपड़ा टेलर को दिया, भैया तू स्टिचिंग करके वापस कर देना, स्टिचिंग करके वापस कर देना। ये जो सौदा होगा इसको बोलते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? तुम लोग बोल नहीं रहे हो। बेलमेंट का मतलब क्या हुआ? सामान देना, पर्पस पूरा हो, रिटर्न कर देना। मैंने अपना गाड़ी सोधी भाई को दिया। किसको दिया? सोडी भाई। कौन सोडी भाई? कौन? तारक मेहता। बोला सोडी भाई गाड़ी रिपेयर करके देगा, हम लोग दोनों डांस करेंगे, बल्ले बल्ले। आया समझ में? तो जब गाड़ी रिपेयर होगा तो गाड़ी में वापस ले लूंगा। इस तरह के सौदे को आप क्या बोलते हैं बताओ ना? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? बेलमेंट। एक सामान दिया, सामान मतलब होता है गुड्स, मूवेबल चीज दिया। क्या चीज दिया? मूवेबल चीज दिया। फिर से बोलो क्या दिया? मूवेबल। और उसके बदले में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सब मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद हम जब सामान का पर्पस पूरा होगा तो वही का वही सामान हम रिटर्न ले लेंगे। सेम सामान रिटर्न लेंगे कि अलग सामान रिटर्न लेंगे? सेम। इस तरह के सौदे को क्या नाम देते हैं? बेलमेंट। परंतु अगर बेलमेंट का ही नेक्स्ट लेवल, बेलमेंट का ही बेलमेंट 2, नहीं समझे? बेलमेंट का अगला लेवल, मैंने सामान दिया, गिरवी रखकर लोन लिया है। गिरवी रखकर, आवाज को नहीं आई मैंने, फिर से बोलो,
गिरवी रखकर लोन लिया है तब उसको बोलते हैं प्लेज। फिर से बोलो, तब क्या लेते हैं? प्लेज। नहीं समझ में आया? फिर से बोले क्या? प्लेज इज बेलमेंट प्लस लोन। बेलमेंट प्लस लोन। कोई डाउट? कोई डाउट है? श्योर? फिर से बोले। वेरी नाइस। इसको बेलमेंट और प्लेज क्लियर हुआ? चलो, बेलमेंट का मतलब क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ। बेलमेंट वर्ड का मतलब क्या? सामान दिया है, पर्पस पूरा होगा तो तुम रिटर्न कर देना। जैसे टेलर को कपड़े देते हो स्टिचिंग करने के लिए, मैकेनिक को गाड़ी देते हो क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए। लॉन्ड्री वाले को कपड़े देते हो धुलाई पॉलिश करने के लिए। ज्वेलर को ज्वेलरी ले तो सही, ज्वेलर को ज्वेलरी देते हैं पॉलिश करके रिटर्न करने के लिए। आया समझ में? बोलो। मोची को क्या देते हैं? जूते देते हैं पॉलिश करके रिटर्न करने के लिए। आया समझ में? कोई भी सामान पर्पस पूरा हो वापस से वही का वही सामान देना मेरे को। आया कि नहीं? ये होता है बेलमेंट। और अगर साथ में लोन भी ले लिया जाए तो क्या होगा? प्लेज। कोई डाउट? यहां पर सिर्फ मूवेबल सामान ट्रांसफर किया जाता है, गुड्स। क्या चीज? गुड्स। ये ऐसा ही कुछ हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर में। कहां पर? सेल ऑफ गुड्स चैप्टर में। वहां पर बिक्री होता है सामान। वहां पर सामान बिक्री हो गया, रिटर्न नहीं लेंगे हम, पैसा लेंगे हम रे। क्या लेंगे? पैसा लेंगे, सामान वापस नहीं लेंगे। उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, सोगा चैप्टर में पढ़ते हैं वो चीज। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? फिर से बोले। कोई शिकायत है क्या? डाउटफुल है थोड़ा सा? इसीलिए मैं कई बार बोल देता हूं भैया, ये जो बेलमेंट प्लेज अगर सेल ऑफ गुड्स चैप्टर के बाद पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा, थोड़ा टाइम बचेगा। अलग पहले पढ़ोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा टाइम बचेगा। बात एक ही है, परंतु ये असल में कुल मिलाकर ये पूरे पूरे चैप्टर के बराबर है रे। पूरे पूरे अपने आप में चैप्टर है ये। कॉन्ट्रैक्ट में क्यों दिया इंस्टीट्यूट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना भारी कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, बाप रे पूछो मत। पहले ये बताओ समझ में है कि नहीं? बेलमेंट और प्लेज क्लियर हुआ? क्या होता है बेलमेंट का मतलब? सामान दिया वापस लेंगे, पर्पस पूरा हुआ वापस दो। प्लेज का मतलब सामान दिया लोन लिया, गिरवी रखकर लोन लिया, उसको बोलते हैं प्लेज। कोई डाउट? इसमें गारंटी वर्ड का मतलब तो तुम लिख नहीं पाओगे, पर बाकी चीजों का मतलब लिख पाओगे। अगर लिखने का मन हो तो लिख लो। इंडेमिनिटी, बैठो। इंडेमिनिटी का मतलब असल में, हेलो, इस चैप्टर के नाम क्या? अरे सुनो ना मेरी बात। इन चैप्टर के नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लिखो मत। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आया समझ में? बोलो। समझ में नहीं आया तो बोलो। इंडेमिनिटी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या है? तुम्हारा जो लॉस होगा वो हम इंडेमिनिफाई करेंगे। लिख लो, तुम्हारा जो लॉस होगा अपन देगा। ठीक? तुम्हारा जो लॉस होगा हम देंगे। भाई गारंटी हम लिखवा नहीं सकते, यहां पर जगह नहीं है उतना। बेलमेंट वर्ड का मतलब क्या? गुड्स देंगे, पर्पस पूरा होगा तो रिटर्न कर देना। गुड्स देंगे, पर्पस पूरा होगा तो रिटर्न कर देना। प्लेज का मतलब बेलमेंट प्लस लोन। प्लेज का मतलब बेलमेंट प्लस लोन। गुड्स गिरवी रखकर लोन लेना, गुड्स गिरवी रखकर लोन लेना। अच्छा, अब ये तीन चैप्टर असल में एजेंसी है। हेलो, ये तीनों चैप्टर क्या चीज के हैं? चैप्टर बताओ ना मेरे को जरा। एजेंसी के। अरे क्या चीज के? एजेंसी। मैंने तुमको बोला था कि ये सब चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्यों डाला, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, आप खाली गिनती देखो, खाली गिनती देखो। ये 124 से 147 24 सेक्शन हो गए ना अच्छे खासे। कई बच्चे 23 कर रहे हैं, छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं 24 छोड़ो। 148 से 179, बाप रे 32 सेक्शन, इतने सारे। यहां पर देखो 38 39 सेक्शंस। इधर में देखो 1 से लेकर 75 तक है पूरा। ये देखो, ये 1 से 75 है रे, इसमें 75 सेक्शन है। अब समझ रहे हैं? और इसमें देखो कितने सेक्शंस हैं, सब में 33 के ऊपर है ना। अब बोलो
आपको समझ में आ रहा है कितना हैवी कंटेंट है इसमें? इट्स सो डैम बिग। नहीं लग रहा है क्या? आया समझ में? चलो छोड़ो। एजेंसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी बात, काम खत्म हो जाएगा। एजेंसी का मतलब होता है कि तुमने अपना काम जो खुद कर सकते हो वो किसी और से करवा रहे हो, सिंपल। मैं जो काम खुद कर सकता हूं मैं खुद नहीं कर रहा हूं, किसी और से करवा रहा हूं, दैट इज सिंपली नोन एज एजेंट। जैसे स्टाफ, क्या चीज बोला सर आपने? स्टाफ। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, फिर से बोलो कौन कौन? इतना धीरे बोलने से सुनाई दिया, फिर से बोलो क्या? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर और सेल्समैन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और बैंक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। बैंक को मैंने बोला भैया मेरे बिहाफ पे ये बिल कलेक्ट करके ले आना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बैंक मेरा क्या काम कर रहा है? एजेंट का। क्या चीज का? एजेंसी सर्विस दे रहा है। क्या चीज? एजेंसी। बैंक को मैंने बोला भैया ये बिल कलेक्ट करके ले आ, तो बैंक मेरे बिहाफ पे एजेंसी सर्विस। समझ में नहीं आया? इसको बोलते हैं एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? एजेंसी। कोई डाउट? पूरे अलग लग रहे हैं ना कि सेम लग रहा है? पहले ये बताओ मेरे को, ये नीचे का जो 3 चैप्टर है वो सेम लग रहा है कि अलग लग रहा है? इसको नाम क्या दिया गया है? स्पेशल सिचुएशन के कॉन्ट्रैक्ट्स। आया समझ में? ये चीज नए सिलेबस में नया आया है, पुराने सिलेबस में ये यूनिट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलकर था नहीं, सब इंटरमीडिएट में था। कहां पर था? इंटर। अच्छा, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, हेलो, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते थे ना क्लास 12 में? पार्टनरशिप में आपको मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली कि जितने पार्टनर होते हैं हर पार्टनर एक दूसरे का मालिक और नौकर होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट होता है, हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब अगर हम मान लो किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हैं तो कभी वो मालिक मैं नौकर, कभी मैं मालिक वो नौकर। एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। फिर से बोलो, क्या बोला? पार्टनरशिप में क्या बोला? एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो ये एजेंसी वाला चीज जो है ना, पार्टनरशिप इज अ कंसेप्ट ऑफ एजेंसी ओनली, नथिंग एल्स। तो पार्टनरशिप पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हो, पहले भी पढ़ सकते हो, पर ठीक है, इट्स ओके। अगर ये पहले पढ़ लोगे तो पार्टनरशिप में थोड़ा समय कम लगेगा, पार्टनरशिप पहले पढ़ लोगे तो ये समय इसमें थोड़ा समय कम लगेगा। थोड़ा थोड़ा मतलब कितना सर? 1 घंटा, 1 आवर, 1.5 आवर, दैट में भी पॉसिबिलिटी। 15-20 मिनट नहीं, थोड़ा मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा कम, 1 घंटा का फर्क पड़ सकता है। जिसको पहले पढ़ोगे उसमें 1 घंटा कम लगेगा। आया समझ में? अरे बोलना भाई। वैसा ही कुछ सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है। तुमको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, पार्टनरशिप क्या? बोलो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ते हो? बोलो। सामान बेचने की बात हो रही है, सामान, फिर से बोलो, सामान देकर रिटर्न लेने की बात हो रही है तो वो बेलमेंट हो गया। सामान देकर पैसा लेने की बात हो रही है तो वो क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स। फिर से बोलो, क्या है वो? सेल ऑफ गुड्स। अरे बायर सेलर, क्या चीज? बायर सेलर। तो तुम एक काम करो, इसमें फटाफट से लिख लो कि किसमें क्या होता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, डेफिनेशन से, उसमें डेफिनेशन है, मीनिंग है, यहीं पर लिखो। ये होता है ड्यूटीज ऑफ सेलर, इस चैप्टर में पढ़ते हैं ड्यूटीज ऑफ सेलर, और इस चैप्टर में पढ़ते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में और बेलमेंट में क्या फर्क है? जल्दी जल्दी से बता दो ना मेरे को। बेलमेंट में क्या होता है? सामान देते हैं फिर रिटर्न मिलता है, वही सामान रिटर्न मिलता है कि कोई दूसरा सामान मिलता है? वही सामान। और प्लेज में क्या होता है? सामान गिरवी रखकर लोन लेते हैं और जब लोन रिपेमेंट करेंगे तो वही सामान मिलेगा। और सेल ऑफ गुड्स में क्या पढ़ते हैं? बोलो। सामान देते हैं और पर रिटर्न में क्या चाहिए भैया? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। सामान नहीं, सामान के बदले में पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। अच्छा, दोनों में ही मैं आपको बता दूं, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल चीजें। फिर से बोलो, क्या चीजें? मूवेबल चीजें। फिर से बोलो, क्या चीजें? मूवेबल। अच्छा, ये तो शायद आपको अकाउंट्स के अनुसार काफी हद तक जानते होंगे शायद। पार्टनरशिप क्या होता है? अभी अभी तुमको मैंने क्या बताया? पार्टनरशिप का मतलब यहां पर क्या होता है? एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। 1 मिनट रुको, हेलो, तुम लोग मेरे को बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पुराने जमाने में 1930 में आया,
परंतु पहले कहां पर था ये? चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा चैप्टर? 7। उसको अलग राज्य को अलग देश बना दिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो था वो पहले कहां पर था? चैप्टर 11। चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? अरे एजेंसी के बाद था पहले, फिर उसको अलग से राज्य को स्टेट बना, कंट्री बना दिया। नहीं समझ में आया? कंपनीज एक्ट तो भैया स्टोरी ही अलग होता है, वो अलग बात है। कंपनीज एक्ट तो स्टोरी ही अलग होता है। आपको आप जानकारी के लिए मैं दे दूं, ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है ना, लिख लो कि ये लॉ में और अकाउंट्स दोनों में है, सेम चीज दोनों में है। टाइप्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स की बुक में भी दिया हुआ है स्टडी मेटल में, और लॉ की बुक में भी दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है। तो लिख रहा हो तो लिख लो, ये वाला यूनिट को आपको अकाउंट्स के दिन भी रिवाइज करना होगा। ऑब्वियसली आप क्या स्मार्ट तरीके से करोगे? आप क्या करोगे? अकाउंट्स का एग्जाम पहले होता है, लॉ का बाद में होता है, तो आप पहले क्या करोगे? भैया अकाउंट्स के 2-3 दिन पहले ये वाला चैप्टर लॉ का रिवाइज कर लोगे, तो साथ में लॉ का ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली इतना तो बुद्धि होगा ही यार। एग्जाम के 3 दिन पहले रिवाइज करोगे, अकाउंट्स के एग्जाम के 3 दिन पहले, तो दोनों में ही साथ में रिवाइजन हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कंपनी, भाई पहला चैप्टर में पढ़ता है कंपनी क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी। जैसे इसमें क्या पढ़ेंगे सोच कर बताओ, टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या क्या पढ़ेंगे? प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, ओपीसी क्या होता है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, बहुत सारी तरह की कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, पर बहुत सारी तरह की कंपनियां पढ़ते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, हेलो, महुआ क्या होता है? एमओए का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का फुल फॉर्म आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये चीज पढ़ना पड़ता है। डॉक्ट्रिन चैप्टर में यही पढ़ना पड़ता है। मेमोरेंडम में क्लॉज होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर से बोलो ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाहर अगर कोई एग्रीमेंट किया तो वो वॉइड माना जाता है। वो क्या माना जाता है? वॉइड। चलो दिमाग पर जोर मत दो, एलएलपी में हम कुछ बोलेंगे नहीं। नेगोशिएबल में आपको बस जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ नहीं है। 3 चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। फिर से बोलो क्या क्या चीज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक्स। फिर से बोलो क्या क्या 3 चीज? सिर्फ 3 चीजों को नेगोशिएबल बोला जाता है। लिख लो, सिर्फ 3 चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब ट्रांसफरेबल। सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, चेक क्या होता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, अकाउंट्स में तो भर भर कर पढ़ाते हैं। चैप्टर का तो बात का बात है, बेसिक क्लास में ठोक ठोक कर दिमाग में सेट कर देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को और प्रोमिसरी नोट को, और चेक मतलब क्या होता है बता देते हैं। जानकारी के लिए बस खाली सुन लो, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज प्रोमिसरी। ये सब टर्म्स में जो आपको बता रहा हूं वो लॉ में हर जगह पर अप्लाई होंगे। जैसे हर जगह पर, कई जगह पर बोल देगा बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट आ गया, अरे बेलमेंट क्या हो गया, अरे भूल गए। प्लेज क्या हो गया, प्लेज 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 प्लेज, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सेल ऑफ गुड्स, अरे सेल ऑफ गुड्स क्या हो गया, तो बताया ना सेल ऑफ गुड्स और प्लेज में क्या डिफरेंस है, बेलमेंट में क्या डिफरेंस है, माल दिया पैसा मिलेगा, परचेज से। नेगोशिएबल में सिर्फ 3 चीजों को क्या बोलते हैं नेगोशिएबल, नाम बताओ कौन कौन सी 3 चीजें, नाम बताओ। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। ये आपको अकाउंट्स की क्लास में बताया जाता है, सुन लो। मान लो मैंने तुमको माल बेचा 10 लाख का, तुमने बोला 6 महीने के बाद पैसा देंगे, तो मैंने तुमको बोला क्या गारंटी तुम पैसा देगा, तो मैंने तुमको बोला लिख कर दे, चल मैं लिख कर देता हूं तुम साइन कर। मैंने तुमको ऑर्डर दिया है, साला तुम मेरे को 6 महीने बाद पैसा देगा, इस कागज के टुकड़े को आप क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैंने तुमको ऑर्डर दिया तब क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर तुम खुद चलाकर अगर बोलता है कि हम आपको पैसा देंगे, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट। फिर से बोलो, अगर मैंने तुमको ऑर्डर दिया है पैसा देगा तुम, तो क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। और तुम खुद चला कर दिया तब क्या बोलेंगे, प्रोमिसरी नोट। फिर से बोलो क्या बोलेंगे, प्रोमिसरी नोट। और उसके बाद चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर से बोलो चेक इज अ, यहां पर चेक क्या होता है, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है, बैंक सुन साला तेरे को जब मैं बोलूं, जहां बोलूं, जितना पैसा बोलूं, जिसको बोलूं तुम देगा, हाँ देगा, इसको बोलते हैं चेक। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लिख लो, खाली 3 चीजों को नेगोशिएबल बोलते हैं। लिख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। पहले आप लोग ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आए,
मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। अभी सिलेबस का एक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर दिमाग में पानी की तरह समझ में आया कि आपका जो सिलेबस बनाया गया बहुत सोच समझकर बनाया गया है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पुराने सिलेबस जब आप पैदा भी नहीं हुए थे 2023 में, you were not even born in 2023 तक जो सिलेबस था उसमें ये नेगोशिएबल नहीं था और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे। फिर से बोलो, क्या क्या नहीं था? नेगोशिएबल नहीं था और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे। जानकारी के लिए आपको बता दूं, पहले लॉ का पेपर 72 मार्क्स का आता था। फिर से बोलो, लॉ का पेपर अब आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करेंगे 120 मार्क्स का पेपर। तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स बढ़ गए बताओ ना? 48। कितने मार्क्स बढ़ गए? 48। 66% बढ़ गया। पहले 60 का 100 था, पहले 60 का था, 60 अटेम्प्ट करना पड़ता था, अब 100 अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो 2/3 प्रपोर्शन बढ़ गया ना, परंतु सिलेबस 2/3 नहीं बढ़ा बल्कि इजी हो गया। कैसे? क्योंकि अब आप खुद देखिए, ये नेगोशिएबल अगर आएगा तो मैक्सिमम कितने का आएगा? 15। अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो भैया ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्क्स का है, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो ये मैक्सिमम कितने का आएगा? 15। जरूरी नहीं है 15 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 25 का भी आ सकता है। फिर से बोलो, कितने का आ सकता है? 0 का भी आ सकता है, 30 का 30 भी आ सकता है, पता नहीं है। मान लो एवरेज में जितना प्रोपोर्शन है पढ़ाई के हिसाब से 15 मार्क्स। अरे एवरेज में 15 से भी कम ही बोलूंगा क्योंकि इसमें वेटेज कम है। मान लो 15, हाईएस्ट मान लो 15, तो 15 का ये नेगोशिएबल, 15 का 30, और आपका मार्क्स कितना बढ़ा? 48। तो मतलब 18 मार्क्स बाकी चैप्टर में बढ़ गया ना। तो इसीलिए आपका लॉ का सिलेबस टेक्निकली थोड़ा सा पुराने सिलेबस से थोड़ा सा आसान हो गया। नहीं बोलना चाहिए आसान हो गया, बल्कि आपको यूं बोलना चाहिए मेहनत का रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। पहले एलएलपी में 4 यूनिट पढ़ाया जाता था और वो जो चौथा यूनिट था ना, वो इतना डर्टी था कि वो एक अकेला यूनिट बाकी 3 के मुंह से भी बड़ा था। वो लास्ट का चौथा यूनिट जो था वो एक यूनिट ऐसा था जो बाकी 3 जो है ना उससे भी बड़ा था, तीनों मिलाकर जो बढ़ता है उससे भी बड़ा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिलेबस पुराने सिलेबस से अच्छा सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया गया है। तो बढ़िया बात है। किससे कितना मार्क्स का आएगा ये पता लग गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया आपको चैप्टर का, सिलेबस का। बोलो, कोई डाउट है क्या? तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।